हेलो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी, इसमें अपन ने कल पढ़ा था ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आज अपन पढ़ेंगे कि इसमें अपन ने कल पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं और उनमें हलचल होने से ही भूकंप आते हैं और उनमें हलचल होने से ही ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। ये वर्णन अपन ने कल पढ़ लिया था। अब आज है फिर इनके द्वारा, जैसे पृथ्वी पर जो ये इनमें हलचल और ये होती है, के बाद में अब प्रमुख स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती हैं? मुख्य स्थलाकृतियां, मुख्य स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती हैं? ठीक है, अब ये स्थलाकृतियां किन किन के नदियों के द्वारा बनती हैं? हिम नदियों के द्वारा बनती हैं, वायु के द्वारा बनती हैं, ये स्थलाकृतियां बनती हैं। तो अब ये स्थलाकृतियां किस प्रकार से बनती हैं? समुद्री लहरों के द्वारा बनती हैं, हिम नदियों के द्वारा बनती हैं। ठीक है, तो ये वर्णन अपन पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें आपकी बुक में दे भी रखा है, अपक्षय और अपर्दन नामक दो प्रकरणों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। विघटित का मतलब टूटती फूटती रहती है। अब दो शब्द आए हैं आपके, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और दूसरा है अपर्दन। इनके द्वारा ही इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब अपक्षय क्या होता है ये एक बार समझ लो। किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर ही, किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर ही उसमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जैसे नदी है, वायु है, हिम नदी है, समुद्री लहरें हैं, तो वो तो क्या करती हैं? वो तो स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, लेकिन उससे पहले ये दो चीजें हो जाती हैं, अपक्षय और अपर्दन। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो इनमें तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी चट्टान जो होती है उस पर जो वो धीरे धीरे अपने आप ही कमजोर हो जाती है इनके प्रभाव के कारण। जैसे अधिक तापमान है तो अधिक तापमान में चट्टानें चटकने लगती हैं, टूटने लगती हैं, या अत्यधिक बारिश है तो वो कमजोर हो जाती हैं। अब आप कई बार देखते हो ना, जैसे ईंटों का मकान है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, अपने ही जगह पे चट्टानों का अपने जो उसका रूप है उसमें ढीलापन आ जाता है या वो कमजोर पड़ जाती है। वो चट्टान टूटती नहीं है, वो कमजोर पड़ जाती है और भुरने जैसे धीरे धीरे बहुत ही कम गति से वो विघटित होती हैं या कमजोर होती है, तो उसे अपक्षय कहते हैं। अपर्दन में क्या होता है? अपर्दन में वो चीज टूट जाती है। ठीक है, यही इन दोनों में अंतर है, अपर्दन और अपक्षय में। अपक्षय में तो चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और ये अपर्दन के जो क्रिया होती है वो उनको अलग कर देती है, तोड़ देती है। अब मैं बता रही हूँ, उदाहरण के द्वारा एक बार बता देती हूँ। जैसे आपने कई मकान देखे होंगे बाहर, जैसे ये प्लास्टर नहीं होता ना, ये ईंट लगी होती है, तो काफी सालों बाद जब उन ईंटों पे अगर प्लास्टर नहीं होता है तो वर्षा के द्वारा, धूप के द्वारा, तापमान के द्वारा वो प्रभाव पड़ता है, तो वो ईंटें क्या करती हैं? अपने आप ही टूट टूट कर बहुत ही हल्की हो जाती है। जैसे हवा भी आएगी ना तो भी उनको गिरा देगी फिर। तो अपर्दन तो किसके द्वारा हुआ? हवा के द्वारा हुआ। लेकिन वो कमजोर किसके द्वारा हुई? वो जैसे ईंटें बहुत ही कमजोर यूं भुरभुरी से हो जाते हैं ना, उनमें से जैसे यूं कण से निकलने लग जाते हैं, तो वो चीज क्या है जो कमजोर हो जाती है? वो ईंट, वो क्रिया क्या है? अपक्षय की है। और जब वो ईंट में से वो पूरा सा नीचे गिरने लग जाता है, ऐसे ही लकड़ी में से भी होता है, तो उसमें से गिरने लग जाता है, तो वो क्या होता है? अपर्दन। ये दो क्रियाएं हैं। ठीक है,
अपने ही स्थान पर जब चट्टानें कमजोर पड़ जाती हैं या उनके कण होते हैं जो ढीले हो जाते हैं, उन्हें अक्षय कहते हैं, और अपरदन उनके द्वारा जो टूट जाती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूतरस्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को, क्षय का मतलब है नुकसान को या वो टूटने को, अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अब एक और शब्द आया है निक्षेप। निक्षेप, ये 3 शब्द हैं, इनमें स्थलाकृतियों में मुख्यतः। अपक्षय का मतलब है कोई भी चट्टान का या शैल का कमजोर होना, अपरदन का मतलब है उसका टूटना, और निक्षेप का मतलब है कि ये जो क्रिया होगी ना, अपरदन की क्रिया तो टूट जाएगी इससे, चाहे तो वो पवन के द्वारा टूटे या नदी के द्वारा टूटे या समुद्री लहरों के द्वारा टूटे या हिम के द्वारा टूटे, ठीक है। अब निक्षेप का जो टूटा हुआ पदार्थ है, जो चट्टान है, टूटी हुई चट्टान है, वो या तो वायु लेके जाएगी उसको भागे, वायु जब तेज हवा चलती है तो अपने साथ ले जाती है ना भाग के उठाकर कोई भी चीज को, वायु या नदी के साथ जाएंगे वो, या नदी के द्वारा या समुद्री लहरों के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा। अब इनके द्वारा जब वो पदार्थ जो पहले तो कमजोर हुई चट्टान, फिर अपरदन के द्वारा वो टूट गई, ठीक है, अपरदन के द्वारा वो टूट गई। अब अपरदन के द्वारा टूटी तो किससे टूटी, ये या वायु के द्वारा टूटेगी या नदी के द्वारा, नदी के द्वारा समुद्री लहरें। अब इनमें गति होती है, वायु भी एक जगह थोड़ी तोड़ेगी उसको, अपने साथ भागकर ले जाएगी जितना उससे उठेगा। जैसे कचरा पड़ा है तो हल्का कचरे को हवा के साथ अपने आप ही, अब नदी आई, छोटे छोटे पत्थर कंकड़, उसमें भाव तेज है तो बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ बहा ले जाती है। जब उसमें गति कम हो जाती है तो वो उनको छोड़ देती है एक जगह। नदी का उदाहरण देख लो आप, नदी जब पहाड़ी क्षेत्रों से आती है तो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती है, लेकिन जब वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है उसकी गति कम हो जाती है तो अपने साथ लाए हुए क्षेत्रों का वो निक्षेप कर देती है या जमाव कर देती है, जमाव, उन पत्थरों को वहीं छोड़ देती है। तो जो वो जमाव या छोड़ती है ना उस जगह, उसे क्या कहते हैं, निक्षेप। ये 3 अवस्थाएं हैं, अपक्षय, अपरदन और निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है कोई भी चीज को जमाना, वहीं छोड़ देना। जैसे मैंने बताया नदी अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाते पहाड़ी क्षेत्र से आती है, उसकी स्पीड तेज होती है तो वो अपरदन करती हुई, काटती हुई पत्थरों को जो हल्के होते हैं, अपक्षय की क्रिया उनमें हो चुकी होती है, उनको अपने साथ लेके आती है और फिर मैदानी क्षेत्र में उनको जमा कर देती है या वहां निक्षेप कर देती है, या निक्षेप की क्रिया है। ये तीनों आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, समझनी। अब आगे देखो, अपरदन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब जहां पर ये जैसे चट्टानों को काटती है या अपरदन करती है और जहां पर जमाती है तो उनका जमाव करती है या उन चट्टानों को छोड़ती है अपने से अलग, तो उनसे अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब उन स्थलाकृतियों का वर्णन अब अपन पढ़ेंगे। जैसे अब नदी के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां, ठीक है। सबसे पहले है नदी के कारण। मुख्य स्थलाकृतियां कौन बनाती है, मैंने बताया नदी, हिमनदी, वायु और समुद्री लहरें। अब इन्हीं का वर्णन अपन पढ़ेंगे। अब नदी के कार्य या नदी के द्वारा बनाई हुई स्थलाकृतियां देखो कौन कौन सी बनाती है, आप समझाएंगे। देखो ये दे भी रखा है आपका, नदी के जल में दृश्य भूमि का अपरदन होता है। दृश्य भूमि का मतलब है जो दिखाई देती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। अब जलप्रपात कैसे बनाती है कि समझ लो, जलप्रपात एक स्थलाकृति का नाम है जो नदी बनाती है, जलप्रपात। तो एक कैसे बनाती है, यह देखो ऐसे बनाती है जैसे कठोर चट्टानें हैं, ये समझ लो कठोर चट्टानें। अब कठोर चट्टानों को तो नदी काट नहीं सकती है,
पहाड़ी क्षेत्र से या कठोर चट्टानों में से, जो कठोर का मतलब होता है जो मजबूत चट्टानें होती हैं जो पानी के भाव से कट नहीं रही, तो उनसे वो सीधी ऐसे गिरती है नदी। ये कठोर चट्टानें हैं। अब ये नदी स्पीड से ये पानी गिरेगा, अब स्पीड से पानी गिरेगा तो यहाँ ये जो एकदम से गिरता है पानी तो गड्ढा सा बन जाता है ना, तो इसे जलप्रपात, जो ऊंचे से पानी गिरता है उसे जलप्रपात कहते हैं। कठोर चट्टानों में वो काट नहीं पाती है तो ऊंचे से पानी गिराती है, उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, क्योंकि नदियां अधिकतर अपन ने हिमालय की नदियां पढ़ा था पीछे, तो उसमें जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से निकल के आती हैं नदियां तो अनेक जलप्रपात का निर्माण वो करती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश, पहाड़ों से निकलकर फिर वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी सीधी तो चलती नहीं है, ऐसे ऐसे चलती है नदी मैदानी क्षेत्र, ठीक है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। अब ये जो इस प्रकार से बहती हुई मैदानी क्षेत्र में चलती है ना, इसे क्या कहते हैं? इस आकृति को विसर्ग। सर्प के आकार की आकृति, सांप के आकार की आकृति में पल खाती हुई जब नदी चलती है तो उसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है। ये देखो अब यहाँ जमाव हो जाएगा, निक्षेप हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? विसर्ग। अब आगे देखो, इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेप शुरू हो जाता है। अब नदी ऐसे चलती है, देखो ऐसे चलती है, यहाँ से कटाव करेगी, फिर यहाँ धीरे, फिर यहाँ थोड़ी स्पीड कम होगी, यहाँ जमाव करेगी, फिर यहाँ से कटाव करेगी, फिर यहाँ जमाव करेगी, फिर यहाँ से कटाव, ऐसे चलती है नदी। जहाँ उनकी स्पीड कम होगी वहीं वो निक्षेप करती है, नहीं तो वो कटाव करती हुई चलती है। विसर्ग लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। अब यह धीरे धीरे ये कटाव करती जाती है तो यह एक अलग इस प्रकार की आकृति बन जाती है, इसे गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील, गाय के खुर के आकार की आकृति बन जाती है अलग, या चाप झील भी कहते हैं इसे। गोखुर झील या चाप झील, चाप की आकृति, झील की आकृति वहां जमाव शुरू कर देती है, गड्ढा सा, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब अगर नदी में भाव तेज है, पानी की अधिक मात्रा है, वो मानसूनी काल में आती है, तो यह नदी जैसे इन क्षेत्रों में यहाँ रहती है तो यह अपने इधर वाले इन तटों तक पानी फैला देती है, तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। क्योंकि जब यह मौसमी क्षेत्र मानसूनी काल में जब वर्षा अधिक होती है तभी भाव तेज होगा नदी में, तो वो क्या करती है कि जितना उसका क्षेत्र होता है उससे काफी बड़े क्षेत्र में वो बहने लग जाती है, तो इससे बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है। और वो बाढ़ का मैदान काफी उपजाऊ होता है, क्योंकि बाढ़ तो जैसे इसमें वर्षा के मौसम में ही आती है, उसके बाद तो फिर वो मैदानी क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि नदी अपने साथ जो पाकर लाती है वो वहीं निक्षेप करके चली जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेप करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उचित तटों को तटबंध कहते हैं। जो तटबंध उसे कहते हैं, जो जैसे ये नदी यहाँ बह रही है, ठीक तटबंध इधर इस प्रकार से ये उत्पन्न होते हैं, इन्हें कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिससे वितरिका कहा जाता है। अब यह नदी जैसे यहाँ से बहती है, अब यह इसकी गति धीमी हो जाती है, तो कोई धारा किधर चली जाएगी, कोई धारा किधर चली जाएगी, कोई किधर चली जाएगी, जैसे इस प्रकार से वितरिकाओं में बहती है, तो इसे वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेप, जो भी लास्ट में जब ये समुद्र में गिरती है ना नदी, तो इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, तो अपने साथ जितना भी ये मलबा लाती है, मिट्टी, गाद, गारा, ये जो भी लाती है ना, वो वहीं जमा करके वो फिर वो समुद्र में गिरती है।
प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होती है। अब जब यह समुद्र में गिरती है, जैसे तटों से या समुद्र में गिरती है ना अनेक वितरिकाओं में, तो यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे अपने यहाँ इसमें भारत में है सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें पश्चिम बंगाल के बाद में, ये बांग्लादेश के बाद में, या बंगाल की खाड़ी में जब ये गिरती है ना ये दोनों नदियां मिलकर, तो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा एक त्रिभुजाकार आकृति में होता है, और जो एक गादनी होती है चिपचिपा, मतलब जिसमें बिल्कुल पानी पानी और मिट्टी बिल्कुल जम जाती है और पानी पानी भर जाता है, कीचड़ बोलते हैं जिसे अपन, उस प्रकार की आकृति ये बनाती है और फिर वे समुद्र में लीन हो जाती है। तो अब अपन ने नदी के द्वारा जो बनाई हुई स्थलाकृतियां पढ़ा, उसमें सबसे पहले तो था जलप्रपात, फिर विसर, चाप झील या गोखू झील, बाढ़ का मैदान, वितरिका और डेल्टा। ये डेल्टा, ये आकृतियां नदी बनाती हैं। ठीक है, अब अपन कल पढ़ेंगे समुद्री तरंगों के कार्य, समुद्र में जो तरंगें उठती हैं उनके, और हिमनदी।